आगे 4 क्वेश्चन हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं आज ही। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 lamps, one rated 100 watt and at 220 volt and the other 60 watt at 220 volt, दोनों 220 वोल्ट पे हैं और एक 100 वाट रेटिंग है, एक 60 वाट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जो पावर रेटिंग दिया है उसी वोल्टेज से कनेक्ट भी कर दिया गया। लैंप है तो हम बल्ब की तरह दिखा दें, आप बल्ब दिखा दो, या रेजिस्टेंस से दिखा दो। चलिए बल्ब ही दिखा दिया। ये क्या कनेक्टेड है कितने से? 220 वोल्ट से। पैरेलल में कनेक्टेड है। तो देखिए इसमें अगर आई करंट जाएगी, I1 इसने लिया, I2 इसने लिया, ये कितना है? एक 100 वाट का है और ये कितना है? 60 वाट का। ठीक, ये क्वेश्चन है करंट फेज्ड I1 I2 की वैल्यू पूछ रहा है और टोटल करंट भी पूछ रहा है, आई की वैल्यू पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है I1 I2 आप कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे आई, या रेजिस्टेंस फाइंड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करिए और V/R इक्वल्स टू आई हो जाएगा। तो दोनों बातें हैं, आप डायरेक्टली I1 I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर दिया है और वोल्टेज दिया है, इसके थ्रू वोल्टेज कितना है? 220 है, इसके थ्रू भी वोल्टेज कितना है? 220। बहुत सिंपल। तो I1 इक्वल्स टू P इक्वल्स टू I इंटू V से, यहाँ से I इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/V। पावर कितना है पहले वाले बल्ब का? 100 वाट, वोल्टेज है 220, तो यही हो जाएगा। तो 100/10/22 5/11, मैं ऐसे डेसिमल में ही इतना एम्पियर I1 हो गई, ये I1 की वैल्यू। ऐसे ही सिमिलरली I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इसका है 60 वाट और 220 वोल्ट के थ्रू ये भी कनेक्टेड है, तो ये 6/22 3/11 हो जाएगा। तो I इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2, दोनों को ऐड कर दो, 5/11 प्लस 3/11 कितना हो जाएगा? 8/11। इतना एम्पियर हो जाएगी नेट करंट I। यही है रिजल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। ये अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसका सलूशन यहाँ देख लेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे पहले, उसके बाद वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थियरी अच्छे ढंग से अगर आप पढ़े हैं तो स्वयं से लगा लेंगे। सारी वीडियोस देखिए अच्छे ढंग से। उसके बाद क्लासरूम में तो मैं रहता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही डिटेल होता है,
अच्छे ढंग से हो जाता है। लेकिन वीडियोज़ में भी मैंने प्रयास किया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए सारी बातें। कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि और बताता हूँ मैं, उसको भी मैं प्रयास करूँगा कि एक्स्ट्रा वीडियोज़ में मैं बताऊँगा, अगर क्लासेस वीडियोज़ के थ्रू ही चलती रही। है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच यूज मोर एनर्जी अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें एनर्जी क्या करना पड़ेगा, पावर, एनर्जी और टाइम में रिलेशन हमने बताया था। वो क्या था कि एनर्जी इक्वल टू पी इंटू टी। तो पहला वाला जो है टीवी सेट जो है वो 250 वाट की है और 1 घंटे चलती है। तो E ऑफ टीवी इक्वल टू पी ऑफ टीवी, दैट मीन्स 250 मल्टीप्लाइड बाई टाइम 1 आवर। तो देखिए अगर आवर रखते हैं तो ये वाट आवर में आएगा, है कि नहीं, और वो मिनट में। तो ये तो आप वाट सेकेंड में फाइंड करना हो तो ये 3600, ये 1 आवर को हम 3600 सेकेंड्स चेंज कर लें, या आवर में ही अगर रखना चाहें तो आप 1 आवर रख लें। तो हालांकि इसकी यूनिट क्या रखोगे आप, वाट आवर। ठीक, ये हो गया वाट आवर। तो 250 वाट आवर होगा। अब दूसरा टोस्टर, ई टोस्टर इक्वल्स टू पी टोस्टर। पी टोस्टर कितना है 1200 इनटू टाइम 10 मिनट है, उसको आवर में चेंज कर लो तो 1/6 हो जाएगा, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 200। ये वाट आवर में आएगा ये भी। ठीक, तो ये 200 वाट आवर है, मतलब 1200 वाट का अगर टोस्टर केवल 10 मिनट चलता है तो वो कितनी एनर्जी खर्च करेगा, 200 वाट आवर। ठीक है, और ये कितना खर्च करेगा 250। तो टीवी सेट ज़्यादा एनर्जी खर्च करेगा। आप 1 घंटे अगर टीवी सेट चला देते हैं तो टाइम पे डिपेंडेंसी है। अगर छोटा भी अप्लायंस ज़्यादा समय तक आप चलाएंगे तो ज़्यादा खर्च करेगा, जाहिर सी बात है। तो खैर ये कैलकुलेशन की बात है। हालांकि पर यूनिट टाइम में जो एनर्जी कंज्यूम है उसका 1200 जूल है, इसका कितना है 250 जूल पर सेकेंड। तो इसी वजह से कंपेयर करने की वो बात किया है कि 10 मिनट आप इसको चलाते हैं तो ये कम ही कंज्यूम करेगा, जबकि वो 1 आवर या उससे ज़्यादा आप चलाएंगे तो बिजली की खपत टेलीविज़न में क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये फीलिंग देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 ampere from serviceman's 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. अब rate at which heat is developed मतलब क्या, पावर पूछ रहा है कि पावर कंजम्पशन पर यूनिट टाइम या पर यूनिट सेकेंड। तो जाहिर सी बात है एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब क्या, पावर। तो पावर अगर कैलकुलेट करने के लिए दे रहा है तो ये क्वेश्चन ही इसमें टाइम देना ही नहीं चाहिए। इसमें टाइम देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि टाइम की आवश्यकता ही नहीं होगी। आप कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली रेजिस्टेंस और करेंट से। कितना, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विसमैन 2 hours। अब ये लैंग्वेज भी अजीब लिखा है,
तो हमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफेक्टेड है। T इक्वल्स टू वी, इनका टाइम भी दे दिया है और फिर पर यूनिट टाइम में कह रहा है कि एनर्जी कंजम्पशन, हीट कंजम्पशन बताइए, तो इसका मतलब कि कुछ डिफेक्टेड है, इसका आंसर वगैरह भी गड़बड़ आएगा। हालांकि वो पावर पूछ रहे हैं तो आप सिंपली क्या करोगे, P इक्वल्स टू, वो दिया है कि करंट कितना फेच कर रहा है तो I²R हो जाएगा, और शायद 15 एम्पियर वो फेच कर रहा है तो I² हो जाएगा 15 का स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 होगी वे, तो ये हो जाएगा 225 और इंटू 8। अब ये जितना आए इतना वाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक, सॉरी वाट हो जाएगा, पावर है ना, केवल वाट होगा, तो ये कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेना, ये 200 ये हो जाएगा, 16 2 1800 वाट हो जाएगा, 1800 वाट इतना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हमको याद आ रहा है ये क्वेश्चन नंबर 17 डिफेक्टेड है, ये मिसप्रिंटिंग है इसमें, तो आप देख लीजिएगा, मिसप्रिंट होगा, इसका आंसर भी गलत दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए ऑप्शन है, वाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स। इलेक्ट्रिक लैम्प्स के फिलामेंट के लिए टंगस्टन को क्यों यूज़ किया जाता है, ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है, लगभग 1300 या 1400 होता है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से ये हीट होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं करता, तो जल्दी फ्यूज नहीं होता। जो आपका रेड वाला बल्ब होता है, येलो वाला 100 वाट का, अगर वो क्लोज सिस्टम में हो तो वो जल्दी फ्यूज़ होगा, क्योंकि वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन वही ओपन सिस्टम में है, हवा वाली जगह, वो ठंडा भी होता रहे तो उसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं जा पाता है, तो वो मेल्ट नहीं होता है, जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा। जो बल्ब खुला में रहेगा वो जल्दी फ्यूज़ नहीं होगा, आप देखिए, ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट पूछ रहा है, वाई आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक heating devices such as bread toaster and electric iron made up of alloy rather than a pure metal because of high resistivity। इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, और मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या रखा जाता है, ऐसे एलॉय हम चूज करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट, एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता ही है, टंगस्टन का सबसे हाई रहता है, इसलिए फिलामेंट उसका बनाया जाता है। और दूसरी बात रेजिस्टिविटी, अगर रेजिस्टिविटी हाई नहीं रहेगी तो वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे ज़्यादा। मेटल के केस में रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लो रहती है तो वो कम हीट प्रोड्यूस करेंगे फॉर द सेम करेंट, ठीक। तो नीचे आते हैं, आप यही कहेंगे कि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है। इस क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी की प्रायोरिटी होगी, आप क्या कहोगे कि मेटल की जगह एलॉय इसलिए यूज़ किए जाते हैं, उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। सी है, वाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज फॉर डोमेस्टिक सर्किट। सीरीज अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज़ किया जाता है, ढेर सारा मैंने बताया था रीज़न। एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट क्या होगा, कम, सारे डिवाइसेस अलग अलग यूज़ होंगे, हर एक के लिए अलग अलग स्विच होगा, अगर एक ख़राब भी हो जाएगा तो दूसरा काम करता रहेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ख़राब तो सब बंद, क्योंकि करंट ही नहीं पास होगी, तो सारे डिवाइसेस जितने भी होंगे सब क्या हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। एक ही तार में आप पंखा भी लगा दो, बल्ब भी लगा दो, तो वहाँ अगर पंखा ख़राब हुआ तो बल्ब में लाइट ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं सप्लाई होगी, करंट ही नहीं जाएगी तो बल्ब जलेगा नहीं। इसलिए जो घर में भी सर्किट होता है वो पैरेलल में होता है। टोटल एक तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, दूसरा कि इंडिपेंडेंटली सारे अप्लायंसेस वर्क करेंगे, ठीक है।
तीसरी बात भी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए सारे अप्लायंस जो भी आपके यहाँ बनाए जाते हैं 220 वोल्ट को स्टैंडर्ड मान के बनाया जाता है, क्योंकि सप्लाई हमारे यहाँ कितने की आती है 220 की। तो अगर डिवाइस 220 पर बना है कि 220 पर फुल फ्लेम में वर्क करेगा, आप सीरीज में कनेक्ट करते तो सीरीज में आप देखे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस टू द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंसेज विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विल बी डिफरेंट। उनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग अप्लायंस के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा अलग अलग, तो वो फुल फ्लेम में वर्क भी नहीं करेंगे। अगर बल्ब ही हम कनेक्ट कर दे सीरीज़ में, तो जिसको मान लो 5 एम्पियर की ज़रूरत है उसको 3 ही एम्पियर मिल रहा है, तो वो कहाँ से काम करेगा। समझ में आ रही बात। तो ये भी एक रीज़न है कि फुल फ्लेम में डिवाइसेस वर्क नहीं करेंगे इन केस ऑफ सीरीज, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। 220 का आपने लगाया तो 220 सबके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, सबके सब फुल फ्लेम में वर्क करेंगे। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट वाले 18 ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। डी है, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़े ही हैं हम लोग। और ई है, वाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में हीट प्रोड्यूस कम हो, ठीक है, हीट प्रोड्यूस कम करने के लिए कॉपर और एल्युमिनियम के वायर यूज किए जाते हैं। उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो। तो रेजिस्टिविटी लो होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, कम होगा। ये रीजन होता है। रेजिस्टेंस कम रहेगा तो करंट फ्लो करेगी, करंट हाई होगी, और उसका भी रीज़न है, करंट वाला फैक्टर भी है, वोल्टेज वहाँ पर। अब वो पावर की बात है, किस तरीके से सप्लाई किया जाता है वो बात हम बताएंगे। ट्रांसमिशन की बातें वो सेकेंड चैप्टर में लास्ट में जब डोमेस्टिक सर्किट दिया है तो वहाँ मैं डिस्कस करता हूँ कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, प्रोडक्शन सेंटर से लेके घर तक ट्रांसमिशन का तरीका क्या है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आप यहाँ पर यही कहेंगे कि जो मेटालिक वायर्स हैं कॉपर और एल्युमिनियम, उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है, तो हीट प्रोड्यूस मतलब हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। अगर हम एलाइज लगा दें या हाई रेजिस्टिविटी के वायर तो वहाँ हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो हम जनरेट करेंगे वो हीट प्रोडक्शन में ही क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, जो कि यूज़ में हमारे नहीं आएगी। तो हम क्या चाहेंगे कि ट्रांसमिशन के समय हीट प्रोड्यूस क्या हो, कम से कम हो, इसलिए एल्युमिनियम और कॉपर के वायर्स सर्किटरी में हम लगाते हैं, इवन इन ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 1, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2, और उसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन इधर मैं रिवीजन कराऊंगा, तो पावर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ पावर रेटिंग से, जैसे करंट रेटिंग वायर की दिया हो तो कैसे हम डील करेंगे सर्किट में, वो थोड़े से टफ क्वेश्चन हो जाएंगे आपके स्तर पर, ठीक है। तो उसको भी डिस्कस करूँगा। पहले तो इतने में आप एक्सपर्ट बनिए।